यूपीए के पहले शासनकाल में जिस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लेफ्ट की धमकियों से बेपरवाह होकर अमेरिका के साथ परमाणु करार करने का जोखिम उठाया था, उसकी देश भर में तारीफ हुई थी। लोगों के बीच उनकी ऐसी इमेज बनी थी कि वो अपने फैसले पर अड़कर सरकार को भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकिचाते। जिसके बाद ऐसा लगा कि मनमोहन सिंह यूपीए सरकार को लेकर फैसले खुद अपनी बदौलत ले रहे हैं, जिसका उन्हें साल 2009 के लोकसभा चुनाव में फायदा भी मिला और अप्रत्याशित जीत के साथ एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री वो बनाए गए। लेकिन दागी नेताओं को बचाने के यूपीए सरकार के अध्यादेश पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ऐतराज और बयान के बाद सरकार की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जिस अध्यादेश को कैबिनेट में पास कराने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, क्या उसको लेकर पार्टी में किसी तरह का विरोध था? और अगर था भी तो क्या अगर प्रधानमंत्री ने किसी बात पर फैसले ले लिए तो उसे इस तरह से काटना क्या सही तरीका था जो राहुल गांधी ने मीडिया के बीच आकर किया? तो इस बयान के बाद अब क्या माना जाए कि पार्टी और सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नहीं सुनी जा रही? क्या पार्टी जो फैसले लेती है उसमें पीएम की राय लेना तक मुनासिब नहीं समझा जा रहा, या फिर पार्टी ने तय कर लिया है कि सारी गलतियों का ठीकरा मनमोहन सिंह के सिर पर ही फोड़ा जाए? क्योंकि अगर आज मनमोहन सिंह सरकार के मुखिया हैं तो इस नाते सभी नीतियों के लिए उनसे ही पूछा जाएगा और देश का मुखिया होने के नाते जनता सवाल भी उनसे ही पूछेगी। ऐसे में अगर उनकी बातें काटी जा रही हैं तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? वैसे एक हकीकत यह भी है कि खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गाहे बगाहे कई मौकों पर जता चुके हैं कि वो युवराज राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। तो क्या ये आने वाले दिनों का ही संकेत है? मायने चाहे जो भी हों, लेकिन इतना तो तय है कि पार्टी के अंदर अब सिंह किंग नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस टीवी, इंडिया। जी, इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया सतीश जी। देखिए, एटमी समझौते का एटम बम फोड़ करके 2009 के चुनाव से पहले मजबूती का परिचय दिया था मनमोहन सिंह ने, और उससे एक लगा कि मंदी के दौर में एक निर्णायक नेता, फैसला लेने वाला आदमी है। एक जनभावना उनके साथ जुड़ी और मिडिल क्लास भी उनके साथ आया और बहुत ताकतवर और एकदम से लौह पुरुष के रूप में वो एकाएक ताकतवर होकर उन्होंने आडवाणी को धराशायी किया था। कांग्रेस दफ्तर में उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद मुंबई में, तो ऐसा लगा कि एकाएक मनमोहन सिंह जो मृदुभाषी हैं बहुत ताकतवर हो गए हैं, उसका प्रभाव पड़ा था। और उस समय भी आप देखिए तो आडवाणी लगातार उन्हीं को अटैक करते थे, उन पर कि प्रधानमंत्री कमज़ोर हैं, रिमोट से चलते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन बात यह है कि अब शायद उतना स्टेक प्रधानमंत्री का नहीं रहा। मैं नहीं कहता कि उनकी एकदम बिल्कुल नहीं चल रही है। अगर आज वो सरकार को मुश्किल में डाल सकते, उसी सरकार के मुखिया हैं और उनकी प्रशंसा सोनिया जी भी लगातार करें। मुद्दा ये है जो अभी जो स्थिति बनी है, जो सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में ये है कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि बिल्कुल साफ सुथरी है, इसमें कहीं से कोई दो राय कोई भी नहीं कह सकता कि व्यक्तिगत रूप से वो बेईमान आदमी, उनके ऊपर बेईमानी का कोई आरोप लगे हैं। तो एक साफ सुथरी छवि के आदमी है, इसका जो है कांग्रेस ने कांग्रेस को इसका प्लस भी मिला है। तो वैसे में ये कहना कि मनमोहन सिंह ने ये दागियों को बचाने का ऑर्डिनेंस ला दिया, ये भी मुनासिब नहीं है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के भीतर एक कोई धड़ा होगा जो कोलिशन के पॉलिटिक्स में या साथियों के कोलिशन के साथियों के साथ लेकर या आगे बढ़ना चाहता है। मैं समझता हूं इसका विरोध जो था राहुल गांधी के स्वर में, वो उस धड़े का विरोध था, मेरी जो सोच कहती है, ना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का। ऐसे में उर्मिलेश जी, यूपीए 1 के बारे में सतीश जी ने भी बताया कि उस समय प्रधानमंत्री का रुख क्या था। आज आप भी ये महसूस करते हैं कि वो मनमोहन सिंह नहीं है जो यूपीए 1 के समय और एटमी डील के समय थे। अगर ये बदलाव हुआ तो बदलाव की वजह क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए, यूपीए 1 जो था इस गठबंधन के मुकाबले ज़्यादा आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली तीनों स्तर से काफ़ी मजबूत गठबंधन था। उसमें तरह तरह के विचारों के दल थे और उसके जो कॉन्ट्रडिक्शंस थे उसमें भी एक लय था। कॉन्ट्रडिक्शंस में लय की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि वहां कांग्रेस थी तो लेफ्ट भी था, लेफ्ट भले सरकार में नहीं था लेकिन वो
जो एजेंडा था उसका वो एक तरह से हिस्सेदार था, बाहर से समर्थन दे रहा था। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारे जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होते थे उसमें सबकी चलती थी, ऐसे दलों की भी चलती थी जो सेंट्रिस्ट हैं लेकिन जिनके पास ताकत ज़्यादा थी, उनके पास संख्या ज़्यादा थी। आज की स्थिति यह है कि कांग्रेस है जैसा कि मैंने कहा, और दूसरे नंबर पर एनसीपी है। एनसीपी 9 नंबर पर 9 सदस्यों की पार्टी है। एनसीपी कांग्रेस से ही निकली है, उसका कहीं से कोई अलग कोई वैचारिक अलग से पोजीशन नहीं है, और कांग्रेस का ही वो गठबंधन सहयोगी महाराष्ट्र में है, और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र में उसको दरकिनार करके वो स्वयं एक अधिकार उसका हो जाए। तो ये दोनों लेकिन बदलाव आया है मनमोहन सिंह में, ये बदलाव की अहम वजह भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले किन किन लोगों पर तलवार लटक रही है इस अध्यादेश को वापस लेने के बाद, ये भी समझना जरूरी है। अब देश भर में कई ऐसे नेता हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गाज गिर सकती है। इस पर ग्राफिक्स के जरिए जरा नजर डालते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिन पर गाज गिर सकती है। बाबू सिंह कुशवाहा, इनका भी नाम सामने आ रहा है, और जगन मोहन रेड्डी का नाम सामने आ रहा है। सुरेश कलमाड़ी की अगर बात करें तो इनका भी नाम सामने आया है। कॉमनवेल्थ घोटाले में 9 महीने तिहाड़ जेल में रहे हैं, फिलहाल अदालत में उनके केस की सुनवाई चल रही है। पुणे से सांसद है सुरेश कलमाड़ी। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में दोषी साबित हो चुके हैं, सजा पर फैसला कल होना है। इसके अलावा कई और नाम हैं, उन पर भी नजर आते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भ्रष्टाचार के मामले में कई महीने की जेल काटने के बाद फिलहाल जमानत पर बाहर है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राघव जी फिलहाल यौन शोषण के मामले में फंसे हुए हैं। डीएम के सांसद ए राजा फिलहाल जमानत पर तो बाहर हैं, लेकिन 2G स्पेक्ट्रम मामले में वो जेल की हवा भी खा रहे हैं। रशीद मसूद की अगर बात की जाए, मेडिकल भर्ती घोटाले में सजा हो चुकी है, इन्हें 4 साल की सजा हुई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर गैर कानूनी खनन के मामले में भी आरोप लगे हैं।